इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बोकारो स्टील प्लांट में गैस का रिसाव हुआ है। गैस पाइपलाइन फटने से गैस का रिसाव हुआ है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, जहां कैपिटल रिपेयर के दौरान ये हादसा सामने आया। कर्मचारियों को 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश इसके बाद दे दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं बोकारो स्टील प्लांट से सामने आ रही है, जहां पर गैस का रिसाव होने के बाद अफरा तफरी मच गई। ऐसे में जो कर्मचारी यहां हैं, उन्हें 5 किलोमीटर दूर जाने के आदेश दे दिए गए। तो बोकारो स्टील प्लांट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां पर गैस का रिसाव हुआ है। गैस पाइपलाइन फट जाने से गैस का ये रिसाव हुआ है। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है किस तरीके से लोग यहां इस इलाके को इवैक्यूएट कर रहे हैं। बड़ी तादाद में कर्मचारी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, जिन्हें इस हादसे के तुरंत बाद 5 किलोमीटर दूर जाने के आदेश दे दिए गए। तो देखिए, बोकारो स्टील प्लांट में यह हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रिसाव हुआ था और जानकारी आ रही कि गैस पाइपलाइन फटा और उसके बाद से लगातार गैस का रिसाव शुरू हो गया, जिसकी वजह से यहां पर अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कैपिटल रिपेयर में यह हादसा, रिपेयर के दौरान यह हादसा हुआ था और कर्मचारियों को 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दिया गया था, क्योंकि गैस यहां से निकल रही थी। ऐसे में कोई भी व्यक्ति गैस की जद में ना आए, इसलिए उनको प्लांट से काफी दूर यानी 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश दे दिया गया। ये तस्वीरें आप उसी लीकेज की देख रहे हैं, जहां पर गैस पाइपलाइन से के फटने के बाद गैस का रिसाव शुरू हो गया था। तीसरी तस्वीर भी आपके सामने इस बीच आ गई है। पहले 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, अलग अलग एंगल से ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए इस वक्त बोकारो स्टील प्लांट के आसपास किस तरीके की स्थिति बनी हुई है। पहली तस्वीर में आपको बड़ी तादाद में लोग इस स्टील प्लांट के आसपास नजर आएंगे, जो धीरे धीरे कर इस इलाके को खाली कर रहे। दूसरी तस्वीर में आपको दूर से गैस का रिसाव होता हुआ तस्वीरों में भी नजर आ रहा है। तीसरी तस्वीर उन कर्मचारियों की है जिन्हें आदेश दे दिया गया है कि वो 5 किलोमीटर दूर चले जाए इस इलाके से। रुपेश कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गैस के रिसाव को क्या रोका जा चुका है या नहीं रुपेश? देखिए, अभी भी रिसाव हो रहा है और लोगों को हालांकि दूर कर लिया गया है और पूरे इलाके को खाली एक तरह से करवा लिया गया है। जो मजदूर काम करते हैं, जो उसमें टेक्नीशियन काम करते हैं, उनको भी वहां से लगभग 5 किलोमीटर दूर जाने का आदेश पहले ही जारी किया गया था। और ये एक कैपिटल रिपेयर चल रहा था। उस कैपिटल रिपेयर के दौरान ही अब क्या लापरवाही हुई है, किस लापरवाही, किस स्तर पर लापरवाही हुई है, इसकी जांच आज ये होगी। लेकिन फिलहाल अभी जो सूचना है, कोई घायल नहीं है, किसी जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जो स्टील प्लांट है, ये हॉट स्ट्रिप मिल है और इसका जो फर्नेस एरिया होता है, ये अक्सर इसका तापमान बढ़ा हुआ रहता है और इसी में गैस का जो पाइप है वो फट गया है। बहुत दूर से ही, लगभग 2 से 4 किलोमीटर दूर से ही धुएं का गुबार ऊपर उठता हुआ जो गैस का रिसाव हो रहा है वो ऊपर दिख रहा है। शुरू में पूरे इलाके में अफरा तफरी जरूर मच गई थी, लेकिन उसके बाद से कंपनी के अधिकारियों ने और जो बाकी जो टीम है, रेस्क्यू टीम भी वहां पर पहुंच गई। उसमें सबसे पहले इवैक्यूएट कराया है, पूरे इलाके को इवैक्यूएट कराया गया है। और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बताया जा रहा है कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव है जो खतरनाक हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। लिहाजा लोग अपने माल मवेशियों के साथ लगभग दूरी बनाए हुए हैं और फिलहाल वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है। ये सुनिश्चित किया जा रहा है, स्थानीय थाने के लोग भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। सुनिश्चित कराया जा रहा है कि कहीं कोई लोग छूट तो नहीं गए हैं, ताकि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये जानलेवा हो सकता है। बिल्कुल रुपेश, जैसा कि आप बता रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक जहरीली गैस है, उसका रिसाव यहां पर हो रहा है, इसलिए लोगों को यहां से काफी दूर जाने के निर्देश दिए गए। शुक्रिया आपका रुपेश इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमले के 3 महीने बाद अब एनआईए की टीम पर हमला हुआ है। 60 सेकंड्स में देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरें पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले की हैं, जहां एनआईए की गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई है। हमले में जांच एजेंसी की गाड़ी के शीशे टूट गए। दरअसल एनआईए की टीम पूर्वी मिदनापुर के भूपति नगर में एक मामले की जांच के लिए कल देर रात पहुंची थी। ये जांच भूपति नगर ब्लास्ट मामले को लेकर थी, जिसमें एक आरोपी को पकड़ने के लिए टीम पहुंची थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने एनआईए की गाड़ी पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। हमले में एनआईए के 2 अधिकारियों को मामूली चोटें आई हैं। एनआईए ने इस हमले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस दौरान देखिए किस तरह से ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों के सामने हंगामा किया। दरअसल 3 दिसंबर 2022 को भूपति नगर में एक कच्चे घर में हुए धमाके में 3 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी जांच एनआईए को सौंप दी गई। इस सिलसिले में एक शख्स को पकड़ने के लिए एनआईए की टीम पहुंची थी, जिससे ग्रामीण नाराज थे। इससे पहले 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी टीम पर हमला हुआ था। आरोप है कि उस दौरान 200 लोगों की भीड़ ने ईडी की टीम पर जानलेवा हमला किया और गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी।
एनआईए की टीम पर हमले को लेकर ममता बनर्जी ने इस बीच बड़ा बयान दिया है। बता दें, वो आधी रात को रेड करने क्यों आए, ये सवाल ममता बनर्जी की तरफ से पूछा गया है। चुनाव के पहले क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्या हर बूथ एजेंट को अरेस्ट कर लिया जाएगा? बीजेपी को सपोर्ट कर रही है एनआईए, ये आरोप भी ममता बनर्जी की ओर से लगाए गए। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে বিষয়টি? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করবে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে, সব ভোট ম্যানেজারদের অ্যারেস্ট করবে, পরে ভুটে জিতবে? শূন্য শূন্য গুলি ছুটছে। দুজন তৃণমূল কর্মীকে অ্যারেস্ট করেছে আজকে। ওটাই বলছি, কি অধিকার আছে না এর? শুধু বিজেপিকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য। বিজেপি নোংরামি কেন দেখছে আমরা সারা পৃথিবীতে আওয়াজ তুলি। तो सुना आपने ममता बनर्जी को। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। आज पूर्वी मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ, तो 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ है। ये दो सवाल, और इन दोनों सवालों को लेकर बीजेपी सरकार पर जरूर हमलावर रही है। संदेशखाली में हमने देखा था किस तरह से बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया था, और अब देखिए एनआईए की टीम पर फिर से हमला हुआ है पश्चिम बंगाल में। तो एक तस्वीर है 5 जनवरी की, और दूसरी तस्वीर है देखिए आज की, जब एनआईए की टीम वहां पहुंची और उसके ऊपर ये अटैक हुआ था। तो ममता बनर्जी ने कई तरह के सवाल उठा दिए। इस बीच मिदनापुर एनआईए रेड पर बड़ी खबर आपको बता दें। रेड में एनआईए ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हमले के बीच एनआईए ने अपनी कार्रवाई की। ब्लास्ट केस के 2 प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार भी एनआईए की टीम की तरफ से किया गया। जितेंद्र शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। जितेंद्र, भले ही एनआईए की टीम पर यहाँ पर हमला बोला गया, लेकिन जो काम वहां पर एनआईए की टीम करने पहुंची थी उसमें उन्होंने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही? जी बिल्कुल, देखिए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम मनोभरत इसके अलावा जाना और दूसरे का जो नाम है वो बलाई मेती बताया जा रहा है। इन दोनों को लगातार जो एनआईए है वो पिछले कई महीनों से ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी। मामला जो है दिसंबर 2022 का है, जब एक घर के अंदर ये दोनों आरोपी अपने 3 अन्य साथियों के साथ बम बना रहे थे। उसी दौरान इस देसी बम में विस्फोट हुआ, 3 लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि ये 2 अन्य लोग घायल हुए और मौके से फरार हो गए थे। तो इन दोनों को लगातार ट्रैक किया जा रहा था, और आज जब इनके हाइडआउट के बारे में पता चला तो एनआईए ने एक साथ 5 लोकेशन पर रेड की। भूपति नगर इलाके में जब एनआईए की टीम पहुंची तो जो ग्रामीण इलाका था वहां अचानक से जो ग्रामीण थे वो इकट्ठा हुए और उन्होंने एनआईए की टीम पर हमला बोल दिया। उनमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी थी जिन्होंने एनआईए की टीम पर हमला किया, उनकी गाड़ी के साथ तोड़फोड़ की। इसके अलावा इस पूरे हमले में 2 एनआईए के जो अधिकारी थे वो हालांकि जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल में इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। तो फिलहाल इस हमले के बीच एनआईए का दावा है कि दोनों जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र। आप लगातार नजर बनाए रखें। और पूर्वी मिदनापुर में हमले को लेकर एनआईए का बयान भी आया है। एक ऑफिसर को हल्की चोटें आई हैं। एनआईए का कहना है एजेंसी की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा है। स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज करा दी गई है। एनआईए की तरफ से बयान। खबर देश की राजधानी दिल्ली से, जहां कल शाम से सीबीआई की छापेमारी चल रही है। इस छापेमारी के दौरान चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर कई बड़े खुलासे हुए। सीबीआई की छापेमारी के दौरान दिल्ली में केशवपुरम के एक घर से 2 नवजात बच्चों को रेस्क्यू किया गया। छापेमारी का दौर कल शाम शुरू हुआ। छापेमारी के दौरान की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें 2 महिला पुलिसकर्मी अपनी गोद में 2 नवजात बच्चों के लिए नजर आई। शुरुआती जांच में मामला नवजात बच्चों की खरीद फरोख्त का लग रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि छापेमारी के दौरान 7 से 8 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। माना जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर में चाइल्ड ट्रैफिकिंग का एक बड़ा रैकेट लंबे समय से चल रहा था, जिसकी सूचना जैसे ही सीबीआई को मिली उसके बाद इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। छापेमारी के दौरान जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें वार्ड बॉय समेत कुछ महिला पुरुष शामिल हैं।
इतने बड़े रैकेट को लेकर कई लोग इस समय सीबीआई के रडार पर है। फिलहाल सीबीआई की टीम इस मामले में बच्चों को बेचने वाली महिला और खरीदने वाले व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सीबीआई अब इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अगर इन बच्चों को बेचा जा रहा था तो बेचने के बाद इन बच्चों के साथ क्या होता था। और कांग्रेस घोषणा पत्र पर पीएम का बड़ा हमला। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वामपंथी छाप। पीएम मोदी कांग्रेस की घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप। पीएम मोदी घोषणा पत्र, पीएम मोदी ने कहा घोषणा पत्र में कांग्रेस नजर ही नहीं आती। पीएम मोदी के ये तमाम हमले घोषणा पत्र को लेकर। साथियों, कभी जिस कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और कैसे बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, महात्मा गांधी का नाम जुड़ा हुआ था, लेकिन आज देश एक स्वर से कह रहा है आजादी की लड़ाई लड़ने वाली वो कांग्रेस तो दशकों पहले ही समाप्त हो चुकी है। अब जो कांग्रेस बची है उसके पास ना देश हित में नीतियां हैं और ना ही राष्ट्र निर्माण का विजन। आपने देखा होगा कल कांग्रेस ने जिस तरह का घोषणा पत्र जारी किया है उससे साबित हो गया है कि आज की कांग्रेस आज के भारत की आशाओं आकांक्षाओं से पूरी तरह कट चुकी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। ऐसी कांग्रेस 21वीं सदी में भारत को आगे नहीं बढ़ा सकती। और अब वक्त है हमारे खास शो दिल्ली डायलॉग का। आपको लेकर चलते हैं दिल्ली के खुरेजी खास अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम पहुंचे हुए हैं पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट और खुरेजी खास इलाका। यहां पर आप देखिए भीड़ मौजूद है। इसी से हम जानेंगे कि इस बार क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर और आज क्या हुआ। मनीष सिसोदिया जो ये कोशिश कर रहे थे कि उन्हें शायद से जमानत मिल जाएगी, लेकिन अभी जमानत नहीं मिली। 18 तारीख तक अभी वो जेल में ही रहेंगे, ये बात कंफर्म हो गई है। जो अभी कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत नहीं मिली है। लेकिन संजय सिंह की तरफ से कल जो खुलासा करने का दावा किया गया, आतिशी की तरफ से आज जो मनी ट्रेल की बात कही गई है, आबकारी घोटाले को लेकर, शराब घोटाले को लेकर और भी बहुत सारी खबरें हैं। आखिर हो क्या रहा है दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर, क्या सा माहौल गरमाया हुआ है। हम लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बात करेंगे। आप बताइए इस बार कितनी चुनावी गर्मी है। चुनावी गर्मी भरपूर है, लोगों में उत्साह है वोट डालने का। लोग चाह रहे हैं कि फिर दोबारा से मोदी सरकार आए। और केजरीवाल की जो बात है कि लोग कहते हैं केजरीवाल को जेल में बंद कर दिया, ये वो ब्लेम लगाते हैं, जबकि जो करेगा सो भरेगा। उन्होंने शराब में घोटाला किया है। ये खुरेजी गांव ही था, यही लोग थे सारे। आप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि घोटाला किया है। देखिए कहीं ना कहीं कमीशन का खेल था। इनको चुनावों के लिए पैसा चाहिए था। इन्होंने कमीशन, शराब की जो कमीशन का जो रेट था वो बढ़ाकर अटपटे ढंग से ठेके खुलवाए। ये खुरेजी खास गांव के बाहर ठेका शराब का खोल दिया गया, जबकि इनका विरोध भी हुआ। हम लोगों ने अपने साथियों से मिलकर
विरोध भी किया। सब हमारे यहाँ मुस्लिम भाई भी हैं, दूसरे भाई भी हैं, सबने मिलकर हमने विरोध किया। कम से कम 6 ठेकों पे हमने इस विरोध किया। कोई कान पे जू नहीं रेख रही। आप कमीशन की बात बोल रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात बोल रहे हैं। देखिए आतिश ने आज एक बार फिर से बोला कि भाई जिस शराब घोटाले की, आबकारी घोटाले की बात की जा रही है, मनी ट्रेल का एक पैसा नहीं मिल रहा है। कल संजय सिंह ये दावा कर रहे हैं कि भाई जो मनी ट्रेल है, जो शरद रेड्डी का जिक्र किया गया, वो तो बीजेपी को दिया गया 55 करोड़ के तौर पर, चंदे के तौर पर। ऐसा है कि जो संजय जी ने बोल रहे हैं, जो बार उनके पहले तो इजाजत ही नहीं है बार बोलने के लिए। कोर्ट ने भी कुछ साफ मना करा था कि आपने कोई भी दखलंदाजी नहीं। खुलासा जब किया, देखिए कोर्ट का डायरेक्टिव क्या है, लेकिन कल खुलासा किया तब आप क्या बोलेंगे? वो बोल रहे हैं मनी ट्रेल तो बीजेपी के पास जा रहा है। कोई ऐसा कोई मनी ट्रेल बीजेपी के पास नहीं जा रहा। वो शरद रेड्डी का जिक्र कर रहे हैं, 55 करोड़ रुपए का जिक्र कर रहे हैं जो चंदा दिया गया। और तो प्रूफ दिखाए ना, कुछ क्या होगा, इसका प्रूफ आया उनके पास। यानी कि उनके खुलासे पर आपको कोई विश्वास नहीं हो रहा। संजय सिंह अगर ये बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास गया असली जो पैसा है, शराब घोटाले में बीजेपी के लोग शामिल है, आपको विश्वास हो रहा है? सर अभी कोर्ट में फैसला चल रहा है। पूरा पुख्ता सबूत मिलने के बाद ही इस बात का पता चलेगा कि क्या घोटाला किसने किया है। आम आदमी पार्टी ने किया है, बीजेपी ने किया है। इसका हमें वेट करना चाहिए और कोर्ट के जो फैसला है वो सुनिश्चित आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी के पक्ष में हो चाहे आम आदमी पार्टी के पक्ष में हो। अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल के अंदर है। क्या आपको लगता है कि वाकई में कुछ गलत हुआ है, घोटाला हुआ है? गलत करा उन्होंने बहुत। अरविंद केजरीवाल ने गलत किया करा, उन्होंने ठेके खुलवाए। हाँ। और यहाँ पे हमारे खुरेजी में पास में खुलवाया था, स्कूल के बराबर में, और जो कि खुलवाने नहीं चाहिए था, इसलिए हम नाराज हैं। देखिए कैमरे की तरफ। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। उन्होंने ठेका जो खुलवाया था हमारे बराबर में, जस्ट प्राइमरी स्कूल है, उसके बराबर में उन्होंने ठेका खुलवाने के, उसके वजह में नाराज हैं। क्या इसका असर पड़ेगा, चुनाव में असर पड़ेगा इसका? ये बहुत पड़ेगा। हाँ। किसे नुकसान होता देख रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा इससे, ठेके से। आपको क्या लग रहा है? इस तरफ आप कैमरा पैन करिए। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल इस बार बनता हुआ नजर आ रहा है? कौन मजबूत आपको दिख रहा है? केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल ही आएंगे, लेकिन 2019 की तो 7 सीटों पर बीजेपी आई थी। आपका केजरीवाल ही आएंगे। इस बार केजरीवाल, इतना विश्वास कैसे? विश्वास है। लेकिन केजरीवाल तो जेल के अंदर है। कोई बात नहीं, तो जेल से बाहर आएंगे या फिर इस बार सीटों पर आएगी केजरीवाल की पार्टी? बाहर भी आएंगे। अच्छा आप बताइए क्या लग रहा है, कौन मजबूत लग रहा है इस बार? भैया केजरीवाल लग रहा है, हमें समझ। अरविंद केजरीवाल के काम से खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन पर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। गलत लगाया, जेल के अंदर है इस वक्त। गलत करा। गलत किसने किया है? जिसने भी किया हो। हाँ गलत करा, जिसने भी करा। इसका असर पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। पिछली बार की अगर हम बात करें, अच्छा आप बोलिए, पिछली बार की बात करें तो भाई बीजेपी आई थी और बहुत बड़ा वोट मार्जिन था, गौतम गंभीर यहां से जीते थे। फिर आपको इस बार क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? गौतम गंभीर को वोट देकर लोगों ने समझ लिया कि सेलिब्रिटीज तो आने ही नहीं चाहिए। सेलिब्रिटीज को कोई तजर्बा नहीं होता पब्लिक में काम करने का। पब्लिक को चाहिए पब्लिक का आदमी। गठबंधन ने जिसे टिकट दिया है वो पब्लिक का आदमी है। वोट दिल्ली में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गठबंधन को ही पड़ रहा है। अरविंद केजरीवाल पर फिजूल के इल्जाम लगा दिए गए। अरविंद केजरीवाल पे भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा है, लेकिन आरोप तो बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी लगे। क्या अरविंद केजरीवाल के ऊपर चार्जशीट दाखिल हुई, साबित हुआ कोई आरोप? आरोप तो लगते रहते हैं, वो सामना कर रहे हैं। तो जेल के अंदर क्यों है वो? जेल के अंदर है क्योंकि इस टाइम केंद्र में आपको पता है पावर किसकी है, और जो काम करता है उसकी आलोचना भी होती है। भाई एक्शन तो ईडी ने लिया ना, काम सीबीआई कर रही है, काम एजेंसियां कर रही हैं, काम केंद्र सरकार थोड़ी ना कर रही है ये सब करने के लिए। छगन भुजबल के ऊपर भी आरोप लगा था और अजीत पवार के ऊपर ही आरोप लगा था। आसाम के मुख्यमंत्री, उन पे भी आरोप लगा था। ये बीजेपी में चले गए, वो आरोप कहाँ गए? वो फाइल क्या खो गई है या छगन भुजबल की फाइल? अच्छा अगर आपको ये लग रहा है, एक सेकंड, अगर आपको ये लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, तो वो गलत किया गया, क्या इसका असर पड़ेगा इस बार लोकसभा चुनाव में? ये मैं नहीं कह सकता। नहीं असर पड़ेगा, आप लोग को क्या लग रहा है, क्या इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? इसमें केजरीवाल की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ गई है, वोट पड़ेगा। भाई इस बार आपको कौन मजबूत लग रहा है? हाँ। मुझे ऐसा लगता है जब इलेक्शन होता है तो दोनों ओपोजिशंस को और जो सरकार है उसे मिडिल ग्राउंड पूरा बराबर ढूंढना चाहिए। ये नहीं कि फेवरिज्म होना चाहिए। अब जैसे ओपोजिशंस के लीडर को जैसे जेल में बंद किया जा रहा है, वो बिल्कुल भी फेयर इलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, कांग्रेस के अकाउंट सीज कर दिए जाते हैं, सीबीआई और इनकम टैक्स बोलता है कि कितने इतने करोड़ रुपए दो हमें, है ना, फाइन कर दिया जाता है। तो इलेक्शन से जस्ट इतना पहले ये सब होना सबको दिखता है कि अनफेयर चल रहा है। लेकिन देखिए आपने सुना, मैं आ रहा हूं आपके पास, प्रधानमंत्री को आपने सुना, जैसे ये सज्जन ये बोल रहे हैं कि भाई जो कुछ हो रहा है वो इलेक्शन से पहले गलत हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री को आपने सुना, बीजेपी के नेताओं को आपने सुना, उन्होंने बोला कि अगर कुछ गलत हुआ है तो ईडी स्वतंत्र तौर पर काम कर रही, तो आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा क्या? जी नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हर जो नेता पहले उसमें होता है, कांग्रेस में था, फिर बाद में
बीजेपी में चलाया था, वो उसके सारे केस बंद हो जाते हैं, सारे आरोप खत्म हो जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए यहाँ से बहुत सारी बातें कही जा रही है आम जनता के बीच में। देखिए हमारे देश में लोकतंत्र है, स्वायत्तता संस्थान है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है। न्यायपालिका अपना काम कर रही है पूर्ण रूप से। परसों अभी संजय सिंह जी को जमानत दिया उन्होंने, दिया है, तो इसका क्या कहना है? क्या न्यायपालिका भी बिक गई है? मेरा कहने का भाव यहाँ पे ये मतलब है कि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता की सरकार होती है, जनता चुनती है। इसमें खामखा आरोप लगाना। अब संजय सिसोदिया जी 2 साल से जेल में है, चुनाव तो 2 साल पहले नहीं थे, 2 साल से जेल में है सिसोदिया जी। उससे पूर्व इनके और भी कई लोग जेल में गए हैं, कोई किसी घोटाले में जा रहा है। अभी तो जल बोर्ड का घोटाला भी खुला। अगर कोई गलत करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, आज हो कल हो, 10 नोटिस पहले दिए गए, 10 नोटिस एक दिन में तो दिए नहीं। देखिए यहाँ से बड़े वाजिब सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जनता के बीच के सवाल है, मैं उस पर आप पर बात करूं, फिर कुछ और लोगों के पास जाता। उन्होंने भी ये नाम गिनाया, अभी हमने देखा कांग्रेस की भी लगातार नेता ये नाम गिना रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा का नाम गिराया, नारायण राणे का, अजित पवार का, पूरी लिस्ट बाकायदा की गई और एक वॉशिंग मशीन दिखाई गई, वॉशिंग पाउडर दिखाया गया। बोला जो बीजेपी में जाता है पहले इन पर बड़े बड़े आरोप लगते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता इनके खिलाफ हल्ला बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आ जाते हैं बीजेपी में या फिर इनके साथ आते हैं, इनको मंत्री पद, मुख्यमंत्री पद सब मिल जाता है। देखिए न्यायपालिका अपना काम करती है, उसमें न्यायपालिका को चैलेंज करना लोकतंत्र में मतलब कि गलत होगा, पाप होगा कहना। अब लोकतंत्र में न्यायपालिका को नहीं कोई मानेगा, तो अपोजिशन को ये लगता है कि उन्होंने जो काम किया वो ठीक है। पार्टी बदल के आना या कुछ बनना ये एक पार्टी सिस्टम का हिस्सा होता है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है पार्टी बदलने का, आने का, जाने का, अपना मत का अधिकार है सबको करने का। तो इसमें आरोप लगाना, विपक्ष द्वारा आरोप लगाना, ये उनकी केवल और केवल मोदी जी का जवाब नहीं है उनके पास। कि दुनिया के दूसरे देश यानी आपको भी लगता है कि जो राहुल गांधी अभी आरोप लगा रहे थे, भैया मैच फिक्सिंग हो गई है, मैच फिक्स कर दिया गया है, पिच खोद दी गई है, तो कैसा चुनाव? आपको लग रहा है ये बात सही है? यूनो कह रहा है, ये अमेरिका, बरतानिया और जर्मन कह रहा है कि यहाँ पे तमाम सेकुलरिज्म खत्म कर दिया सरकार ने। मैं नहीं भाई अमेरिका, ब्रिटानिया, आप ब्रिटेन की बात करें, आप उनकी बात छोड़िए, भारत में क्या हो रहा है आप उसकी बात करिए। मैं बोल रहा हूँ राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, मैं उस पर सवाल कर रहा हूँ। अमेरिका क्या बोल रहा है वो यहाँ पर सवाल नहीं उठा सकते हैं, ठीक है, दूसरे देश नहीं उठा सकते। मैं ये बोल रहा हूँ राहुल गांधी अगर बोल रहे हैं कि मैच फिक्सिंग हो रही है, तो आपको लग रहा है वाकई में मैच फिक्स हो गई है? विपक्ष को यहाँ राहुल गांधी ने जो आवाज उठाई थी ईवीएम के थ्रू जो वोटिंग होती है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वीवीपैट के जरिए काउंटिंग होगी और उसका रिजल्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। और हमें उम्मीद है जो ये घपला होता था ईवीएम का, ये मैं नहीं कहता हूँ, बड़े बड़े नेता शरद पवार जैसे लोग कह चुके हैं, और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से वीवीपैट से गिनती होती है। मेरा सवाल यही है कि यहाँ पर लगातार जो आरोप लगाया जा रहा है कि भाई जो एजेंसियां उनको दबाया जा रहा है, अपने हिसाब से इस्तेमाल किया जा रहा है, आपको भी लगता है ऐसा हो रहा है या फिर वो स्वतंत्र तौर पर अपना काम कर रही है? देखिए जैसा कि पूरा परिप्रेक्ष्य है, पूरा सभी लोग देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है, किसी से कुछ छुपा हुआ नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक सारी संस्थाएं बीजेपी का तोता है ना, सारी बीजेपी का तोता है। जो ईडी और सीबीआई की बात कर रहे हैं ना, अभी करंट के हम बात कर लें, गौरव वल्लभ की बात कर लें या किसी और लीडर की बात कर लें, डराया जाता है, कहीं ना कहीं धमकाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं होगा तो ईडी तुम्हारे घर पर खड़ी होगी। लेकिन गौरव वल्लभ जिनका आपने जिक्र किया, वो तो ये बोलकर आए कि भाई जो सनातन का अपमान करेगा हम उनके साथ नहीं, जो सनातन के खिलाफ बोलेगा हम उसके साथ नहीं, इसलिए वो गए बीजेपी में। जो उनसे कहलवाया जाएगा वही कहा जाएगा। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर है, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का डर है। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? अंदर जाओ, सच बोलो, अंदर जाओ। कहाँ जाओ? अंदर जेल में। अच्छा। किसी का भला मत करो, झूठ बोलो और सरकार चलाओ। अच्छा, ऐसा लग रहा है। देखिए यहाँ से बहुत सारी बातें, मैं आपके पास पहले भी आया हूँ, आप बोलिए। यहाँ पर ये बुजुर्ग सज्जन है, वो ये बोल रहे भाई जो सच बोल रहा है वो अंदर जा रहा है और जो झूठ बोल रहा है वो सरकार में आ रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी, हम तो इतना कह सकते हैं। गरीब महंगाई मुद्दा है आपके लिए, और क्या मुद्दे हैं आपके लिए चुनाव में? बस यही आपके लिए क्या मुद्दे हैं? महंगाई मुद्दा और कोई मुद्दा नहीं। और कोई मुद्दा नहीं? कोई मुद्दा नहीं। कानून व्यवस्था सब कुछ ठीक है? सब सही चल रही है। सब सही है। आप बताइए, आपके लिए मुद्दा क्या है? मैं मुद्दों पर ही बात कर रहा हूँ, मुद्दा क्या है आपके लिए, बताइए। मुद्दा सबसे पहले रोजगार होना चाहिए। आज आप देखिए कि किसी भी वर्ग में काम में सब लोग फेल हैं, किसी को कोई काम नहीं है, हर आदमी बेरोजगार है, परेशान त्राही है। अब से पहले इतनी परेशानी कभी नहीं हुई जितनी परेशानी अब है। तो राजनीति कर रहे, बताइए अब से पहले कोई मौजूदा दौर में मुख्यमंत्री जेल में रहा, उठा करके किसी को भी जेल में डाल देते हैं। और सबसे ज्यादा धर्म के ऊपर नाम पर जो है राजनीति सबसे ज्यादा ये लोग करते हैं और धर्म पर ही बांटने का काम कर रहे हैं। नफरतों का माहौल है और कुछ नहीं। 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? 2 करोड़ नौकरी मिल गई क्या? 15 लाख रुपए आ गए क्या?
रोजगार मिल गया क्या? क्या मिल गया आप मुझे बताइए ना, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे? मोदी सरकार के कामकाज से, उनकी बातों से खुश हैं? जी ठीक है, तो इस बार यहाँ पर क्या लग रहा है? इस बार यहाँ क्या लग रहा है? दिल्ली में क्या लग रहा है? वही बीजेपी। बीजेपी कौन सी बात क्या है? क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? कौन सी बात से खुश है? 80 करोड़ भिखारी बना दिए, 80 करोड़ लोगों को इस बात से खुश है? नौकरियां सारी खत्म कर दी, इस बात से खुश है? तमाम सर किस बात से खुश है? खुश बताइए, एक बात बताएं, हम बताएंगे क्या बात से खुश है? ट्रेन चल गई क्या हुआ? आप क्या बोल रहे हैं? हमारी पेंशन बंद कर दी, सब कर दिया जो मिलता था। ठीक है, यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। ये बताइए कि यहाँ पर इस बार क्या माहौल लग रहा है? पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट है ये। मैं पूरी दिल्ली की अगर बात करूं तो क्या लग रहा है इस बार? क्योंकि एक तरफ तो गठबंधन है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, और एक तरफ बीजेपी है। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और गठबंधन दिल्ली की 7 सीटें भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, क्योंकि आज जो परिस्थिति दिल्ली के अंदर विपक्षी भाजपा और तानाशाह मोदी सरकार ने बनाई है वो किसी से छुपी नहीं है। जिस प्रकार से बिना कोई सबूत, बिना कोई गवाह और बिना कोई एफआईआर दर्ज हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से जेल में डाला गया, ये देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। और मैं निश्चित रूप से बात कह सकता हूं कि इसका जवाब जनता वोट के माध्यम से इस भाजपा की तरफ। नहीं, आप बोल रहे हैं कि गठबंधन जो है वो जीता हुआ नजर आएगा दिल्ली में, लेकिन अगर मैं पिछले ही चुनाव के रिकॉर्ड्स की बात करूं और मैं इसी सीट की बात कर लूं, और भी सीट्स की अगर हम बात करें, तो जो बीजेपी ने जीत हासिल की, उसके बाद आप कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के वोट्स को काउंट कर लेते हैं, दोनों को अगर मिला लेते हैं, तब भी वो बीजेपी के आसपास नहीं जाते हैं। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, स्थितियां बदलती रहती हैं। वो स्थिति कुछ और थी और आज की स्थिति कुछ और है। आज महंगाई मुद्दा है, आज बेरोजगारी मुद्दा है, आज देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है वो एक अलग मुद्दा है। चलिए ठीक है, तो क्या वाकई में परिस्थितियां इतनी बदल चुकी है? आपसे मैं सवाल कर रहा हूं। आज किस मुंह का गठबंधन कर रहे हैं? ना नीति है ना नियम है, केवल सत्ता की लालसा और लालच है। ये बने रहना चाहते हैं, इनका सोचा प्रधानमंत्री बनने की। ये सीएम भी दिल्ली के नहीं रहेंगे अब केजरीवाल। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खत्म हो चुका है इनका अध्याय दिल्ली में। अब इनका अध्याय खत्म है, ये पार्टी खत्म है, बता रहा हूँ। कोई ये शहीद भगत सिंह बन रहे हैं, शराब की कमीशन खाते हैं और शहीद भगत सिंह का नाम देते हैं। देखिए, ये जो बोल रहे हैं, मैं आपके पास आता हूँ, जो शहीद भगत सिंह का जिक्र किया, हमने कल भी देखा, इसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है कि जो सुनीता केजरीवाल है, तो उनकी तरफ से जो एक संबोधन किया गया, एक तरफ भगत सिंह, एक तरफ BR अम्बेडकर, उनकी फोटो थी और बीच में जेल के अंदर बंद थे अरविंद केजरीवाल। लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही, भैया आजादी की लड़ाई की तरह हम एक आजादी की लड़ाई के योद्धा के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। मैं सीधा बात ये कहना चाहता हूँ, सुनीता केजरीवाल को किसने कहा कि वो सीट पे बैठने के लिए? पहले तो उनकी पार्टी ने उनको कहा कि सीट पे बैठ के उनको लेटर आ रहा है, जो भी आ रहा है पत्र पढ़ के सुनाए। ये गिनती के बंदे, इनको बोलने दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, यहाँ कुछ और लोग हैं, मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, बेटा आपके पास भी आ रहा हूँ। ये बताइए, इस बार क्या माहौल आपको बनता नजर आ रहा है? अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है, क्या लग रहा है कि इसका असर पड़ेगा इस बार के नतीजों पर? मुकाबले में कौन आपको भारी लग रहा है? मुकाबले में उन्होंने ये तो ऐसा है कि यहाँ तो उन्होंने आपका ही है, यानी कि इस दिल्ली में आपको आम आदमी पार्टी कुलदीप कुमार ज्यादा मजबूत लग रहा है। अच्छा, तो गठबंधन पर आपको विश्वास है? आप तो हाँ बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? मेरा कहना यह है कि हमारा देश एक स्वतंत्र देश है। क्या है? स्वतंत्र देश है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन स्वतंत्रता है कहाँ? मेरा कहना तरीका यह है। आइए रुक करते हैं जयपुर का, जहां पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी एक रैली को संबोधित कर रही है। तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही। जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा दिख रहा है, इश्तिहार टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है, इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं। इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रही है। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई, वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं
बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी है। ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, यह आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता। आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में। और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ाई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंट बाजी दिखती है। सच्चाई छुपाने के लिए है ये, और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए है। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। प्रियंका गांधी को आप सुन रहे थे, जिनका कहना है कि बीजेपी भ्रष्टाचार पर वार की करती है बात, लेकिन तमाम भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है।